हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट 11 विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स का पेपर कैसा आया। और मैं उम्मीद करता हूं सबसे पहली बात कि आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स भी सुरक्षित हैं। ठीक है, सो एनालिसिस हम 10 पेपर्स की कर चुके हैं और बहुत सारे पेपर्स 40 से ऊपर पेपर्स जल चुके हैं, मुझे पता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के साथ कि सर कितना करें, राइट, हाउ मेनी पेपर्स। सो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें यह हिदायत देना चाहूंगा कि आप अगर 2 से 3 पेपर्स भी करते हैं, 2 to 3 पेपर्स पर वीक, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको वो डेली मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डेली डालना है। 2 to 3 पेपर्स पर वीक इज मोर देन सफिशिएंट, नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस। इनफैक्ट 2 भी करोगे काफ़ी है। मान लेते हैं कि अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है कि पेपर कब होगा, पर अगर मान लीजिए 18th को ही पेपर होता है और आज की तारीख अगर हम देखें 2 जुलाई है, तो आपके पास तकरीबन 16-17 दिन है। अगर हम मान लेते हैं तो 16 डेज अगर हैं तो कितने पेपर देने चाहिए? अगर मैं उस तरीके से राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि यार मैक्सिमम यहाँ पर आप 5 to 6 पेपर्स दीजिए, ठीक है ना। मतलब आप इससे ज़्यादा दें तो अच्छा होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, पर 5 to 6 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पेपर्स। क्यों? क्योंकि पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और पेपर का लेवल क्या है इसके ऊपर टाइम स्पेंड मत करिए। मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं इन टेस्ट पे, उससे मेरी क्या परसेंटाइल बनेगी, ये कैलकुलेट करके दिमाग खराब मत करिए, क्योंकि जितना आप दिमाग खराब करेंगे उतना आपके अगले पेपर्स में मार्क्स कम आने जाएंगे। तो एनालिसिस का क्या मतलब है सर? जो मैं आपको कराता हूं, आप देखिए कितने क्वेश्चंस आपको इजी लगे, कितने क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लगे। पढ़ाई क्योंकि देखिए हो चुकी है, ठीक है ना, आप इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते। ये बात अपने आप को दिमाग में, आपको पता है पर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है मैं पढ़ लूँगा तो और स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, पढ़ के हम बोर हो चुके हैं। तो हमारा अगर कोई स्कोर इंप्रूव करा सकता है तो वो है एनालिसिस, कि हाउ आई कैन एनालाइज माय टेस्ट बेटर सो दैट। सो अगर आप नोटिस करेंगे हर पेपर में इजी और मॉडरेट क्या होते हैं, मेजॉरिटी होती है। ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना, ये मेजॉरिटी होती है। तो इस मेजॉरिटी सेक्शन पे आप कितने नंबर बना पाते हैं वो डिटरमिन करता है कि आप कितना स्कोर बनाते हैं। तो आप जनरली कंसेप्ट जब चिल्लाते हैं तो क्या करते हैं, यू टॉक अबाउट द टफ स्टेट। हमें टफ के ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। आप ये चाहें तो अगर मान लीजिए अभी आपका स्कोर बिलो 40 बन रहा है ना, बिलो 40 अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपको कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए मैं टफ क्वेश्चंस को छांटूं और उन्हें छोड़ दूं, तब आपका पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे मैं फोकस कर पाऊँ ईजी और मॉडरेट लेवल पे। और यही मेरा टारगेट है जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें आपको दिखाने का, ठीक है। सॉल्यूशन वॉल्यूशन से कुछ हेल्प नहीं होने वाली है, बिलीव मी गाइज, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए फिल्ट्रेशन। तो इस प्रोसेस को मैं कहता हूं फिल्टरेशन, ठीक है ना, फिल्टरेशन प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप ये ढंग से करके निकल गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन केस इफ यू गाइज वांट कि नहीं सर क्विक रिवीजन वीडियोस चाहिए, प्लीज आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड डाउनलोड द मैथ ऑन गो ऐप। मैथ ऑन गो ऐप पे आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर्स व्हिच वी स्टार्टेड 3 years बैक, जो अगर आप अभी भी देखेंगे, ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि आप कोई भी और मैथ्स की वीडियो उसके बाद नहीं देखेंगे। बिलीव मी, ट्राई करिए। हमने हर चैप्टर पे पॉइंटेड फॉर्म में वीडियोस डाल रखी हैं ऐप के अंदर। आप अगर ऐप नहीं डाउनलोड करके बैठे हैं तो आप एक्चुअल में सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र था मैथ्स के लिए वो छोड़ के बैठे हुए थे। प्लीज जाओ डाउनलोड करो और जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है टू दी पॉइंट, पिन पॉइंट, बिना कोई बकवास, बिना कोई ऐड के आपको वहां पढ़ाया हुआ है, जाके देखिए तो सही, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर वापस आके बताइएगा कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसी वीडियोस लगी, जरूर बताइएगा। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें मॉक टेस्ट 11 के बारे में अगर हम बात करें क्या था, ठीक है। तो ये वाला छोड़ के सब हम आते हैं। पेपर में स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा ही होती है, मेरा ये मानना है, बट एक मिनिमम लेवल पे अगर मैं मानता 30 मार्क्स अभी भी बन सकते थे। पेपर मेरे हिसाब से अच्छा पेपर था, आई वुड से अ गुड पेपर। इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड पेपर। मतलब ऐसा पेपर में फाइनल डे पे आ सकता है, दैट इज व्हाट आई विल से। इट्स अ वेरी गुड पेपर, वेरी रियलिस्टिक पेपर, ठीक है। अब मैं इसमें यह बहस नहीं करूंगा कि सर वेक्टर 3D से तो सवाल ही नहीं आया था तो रियलिस्टिक कैसे हो गया, ठीक है, हम उसमें नहीं घुस रहे कि कवरेज क्या थी, बट डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी रियलिस्टिक पेपर था। क्यों? अब आपको समझ में आएगा। 30 समथिंग विच आई स्टिल सपोज कि आप सबका बनना चाहिए। 55 would be a good score to get something around 95 percentile, but for 99 you still have to cross the barrier of 70, ठीक है। आइए
पहला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जनरली टफ ही आती है पेपर में, है ना, पर इसको गुड अटेम्प्ट में डाल रहा हूँ। टफ लगता है देखने में, ये परसेप्शन है, पर ये टफ था नहीं। आप चाहे इसको एनोथेटम निकाल के कर लें या एनसीआर सॉल्व करके कर लें, बट अ गुड पेपर। पहला क्वेश्चन एकदम से जब बाइनोमियल का आता है और मेरी मैथ्स वीक है तो क्या होता है, डिशक्याम हो जाता है। तो प्लीज मेक श्योर घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल था ये वाला, मैं कहूँगा ये स्टैंडर्ड सवाल था। अगर आपने हल्की सी भी प्रैक्टिस कर रखी होगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, अरे सर ये तो रिपीटेटिव टाइप का था, पर फिर भी मैंने इसको गुड अटेम्प्ट में डाला है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत है ये वाला, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन से हमें घबराना नहीं होता है। आप एक ही बार सोचते हैं कैलकुलेशन हो गई तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा, नहीं, कैलकुलेशन आसान है। अगला देखिए, एरिया का आया। ये बड़ा अजीब सा सवाल था जहाँ पर जीरो आता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी लाइंस बनती हैं वो ऊपर और नीचे की तरफ बनती हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज दिस गिव्स यू आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये देख के भी ना लगता है यार एरिया पूछ रहा है, एरिया जीरो आएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल? इट लुक्स लाइक इट इज इम्पॉसिबल। दैट इज व्हाई आई हैव सेड इट टू बी डिफिकल्ट, बिकॉज क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर उसका जो आंसर है वो हमें कंफ्यूज कर देता है पेपर में कि मैंने क्या गलत सॉल्व तो नहीं कर दिया। दैट इज व्हाई। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आया था बेस थ्योरम का। कई बार क्वेश्चन की लेंथ देख के हम लोग घबरा जाते हैं, पर बेस क्वेश्चन है, पर बेस क्वेश्चन लोगों को टफ लगता है, इसलिए गुड अटेम्प्ट। सेट ऑफ वैल्यूज, अच्छा क्वेश्चन, आई वुड से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसको डिफिकल्ट में भी शिफ्ट करा हो। मैं एओडी को जनरली टफ नहीं मानता हूँ, ये बहुत सिस्टमैटिक फ्लो होता है, हर चीज़ आसान होती है। ए के ऊपर गेम चल रहा था सारा कुछ, अगर ए ही पॉजिटिव होगा तो आपके एक्सट्रीम वैल्यूज भी पॉजिटिव आएंगी। बट गुड क्वेश्चन। देखा जाए यहाँ पर गुड में क्यों डालने के बड़े सारे पैरामीटर्स हैं। ये क्या है? कैलकुलेटिव है। दैट दी ओनली रीजन आई वुड से कि मैं इसको गुड अटेम्प्ट में डाल रहा हूँ, नहीं तो मेरे हिसाब से मस्ट डू में जाना चाहिए था। अभी तक मस्ट डू का खाता ही नहीं खुला यार, कमाल की बात, 5 क्वेश्चन हो गए। आइए मस्ट डू का खाता खुला। अब मस्ट डू में अगर हम देखें, देखा जाए ये क्वेश्चन अभी भी मैं बोलूँ ये कैलकुलेटिव है, मैथमेटिकल रीजनिंग का, बट ये क्या है यार, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है ना। ये मैं मस्ट डू का मतलब ये नहीं ईजी। बहुत सारे बच्चे समझते हैं मस्ट डू इज ईजी, नहीं, मस्ट डू का मतलब है जिसको मैं स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कहता हूं। अब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में ईजी भी आता है और वो टॉपिक्स आते हैं जो पता ही है आते हैं, जिनके सेट ऑफ रूल्स बड़े सिंपल हैं, पर वो हो सकता है कैलकुलेटिव। जैसे ये है, हमें पता है यार ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, पर अगर आपको कंडीशनल की वैल्यू निकालनी आती है ट्रुथ टेबल से तो ये क्वेश्चन आसान बन जाएगा। कैलकुलेटिव हो सकता है पर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी 1 4 1, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एनालिसिस करना शुरू करिए। अगला आया सर्कल्स का, या आप कहें तो सर्कल नहीं है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। याद रखना था राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है दैट्स दी मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वही सवाल था। बहुत शानदार सवाल था, गुड अटेम्प्ट। यू कैन पुट इट इन द डिफिकल्ट कैटेगरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ दिस। उन्हें लगा बड़ा लंबा है सर, बड़ा लंबा है, लंबा नहीं था, ठीक है ना। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। इट कम्स इनटू मस्ट डू कैटेगरी, सिंपल था। इन डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ और क्वाड्रेटिक। जनरली आई हैव सीन दैट पीपल हैव नॉट सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन क्वाड्रेटिक। वो बड़ा बेसिक क्वाड्रेटिक पढ़ के आते हैं, जबकि देखा जाए बहुत बेसिक सवाल था। तो हो सकता है बहुत सारे जो जिन बच्चों के 50+ मार्क्स बने होंगे वो कहेंगे सर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ गुड अटेम्प्ट, और दे विल पुट इन मस्ट डू, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। इफ आई हैव टू जनरलाइज दिस, आई वुड से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए टफ सवाल बना होगा, ठीक है। तो देखिए आइए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन था 1 1 on 2 फंक्शंस का सवाल आया। 1 1 on 2 के इतने सवाल नहीं आते हैं, तो आप इसको मैं गुड में डाल रहा हूँ, पर इसको बहुत सारे लोगों ने मस्ट डू में डाला होगा। एंड जिनको नहीं आता, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू फाइंड 1 1 and on 2, ठीक है ना। अच्छा प्रैक्टिस का सवाल है, आप करिए और आगे बढ़िए। अगला देखिए 11th आया मीन ऑब्जर्वेशन। अगेन देखा जाए ये कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है, कैलकुलेटिव था, बट हमें पता है एक फिक्स्ड पैटर्न है इसमें। क्या है? एक फिक्स्ड पैटर्न है ना। अगर एक फिक्स्ड पैटर्न है तो इसका मतलब क्वेश्चन आसान बन जाता है। हमें पता है स्टैटिस्टिकल में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मीन की वैल्यू बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू बताओ, जब एक चीज वैल्यू को गलत नोट कर लिया जाए, एंड सो फोर्थ। तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ गया? मस्ट डू। 3 6 2। अगला देखिए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जनरली नहीं आता है, ठीक है। अब मैंने इसको गुड अटेम्प्ट में डाला है, बट आई वुड लव टू कॉल इट डिफिकल्ट बिकॉज nth रूट ऑफ यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट इन जेईई मेन सिलेबस। अगर हम बात करते हैं जेईई मेन सिलेबस की, जेईई मेंस इट्स नॉट इन दैट सिलेबस, राइट। जेईई मेन से सिलेबस में नहीं है ये चीज़, बट जिनको आता होगा उनके लिए लॉलीपॉप है, उनको आंसर याद होगा कि यार सर इसका आंसर आयोटा होता है, तो वहाँ से भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज डिराइव होती हैं। अगला देखिए ये आया डेफिनेट एज ए लिमिट ऑफ सम।
पर ये लिमिट लगता है, पर लिमिट नहीं है। कैसा है ये? डेफिनेट का सवाल। तो यार ये बहुत आसान सवाल तो नहीं कहूँगा, अच्छा सवाल है, बट ये समझ में आना चाहिए कि ये डेफिनेट एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना, डेफिनेट एज लिमिट ऑफ सम। बहुत फेवरेट टॉपिक है, बड़ी टाइम बाद एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं एनटी अभ्यास में जो इस तरीके का आया, बट यस इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन। पैटर्न है, गुड अटेम्प्ट, हो सकता है बड़े सारे लोग उसको मस्ट डू में डालें। आइए, एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस मस्ट डू में डाल देते हैं, 4 8 2। अगला देखिए, अगला आया अब की बार जो ये सवाल था रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का, आसान सवाल था। जनरली ये कई बार हमें तंग करता है रिलेशन वाला टॉपिक, बट 5 8 2 कैटेगरी। अगला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का बड़ा आसान क्वेश्चन था, होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही थी हमें यहाँ पर। 6 8 2 एकदम से अब नोटिस करो मस्ट वाले ज़्यादा आने लगे, इजी क्वेश्चन एक साथ लाइन लगा के आए फिर से। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, तो ये थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच आ गई है ना, ये क्या है? ग्राफिकल। और आप अगर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कॉन्टिन्यूटी CND में, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफिकल एनालिसिस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो हम जनरली जेई एडवांस लेवल पे ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं आता है चुपचाप छोड़ दो, घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा ही क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट आया है 17 में से अभी तक। अगला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जनरली टफ आ रही थी, इस पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आसान है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जनरली टफ हो जाती है सब बच्चों के लिए। पर ये वाले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने सब करे थे, फॉर्मुला वॉर्मुला लगा के करते, तो मैंने इसको ट्रिगो को फॉर अ चेंज अब की बार मस्ट डू में डाला। क्यों? क्योंकि ये क्लास 10th लेवल का सवाल था, इसमें 11 12 का कोई फंडा नहीं था। 7 8 3। आइए अगला देखिए, अगला जो आया मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, और पूछा जा रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी। अब अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी का फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है ना, तो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब देखा जाए तो ये बना क्या फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये रिपीटेड पैटर्न है, ये पैटर्न है ना। अब अगर आप अभी भी 2 महीना जब पेपर डिले हो गया है उसके बावजूद भी फॉर्मूला तक याद नहीं करेंगे तो यार बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने इसको डाला है मस्ट डू में। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको अभी भी गुड अटेम्प्ट में डालेंगे, उनको नहीं याद होगा फॉर्मूला, उन्हें लगा होगा नहीं मैं एडजॉइंट निकालूंगा, वो एडजॉइंट निकालने बैठ गए, सर बड़ा कैलकुलेटिव हो गया, एडजॉइंट नहीं निकालना था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए अगला देखिए, लिमिट। लिमिट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करने की बात कर रहे थे कि एक्स को हम π/2 माइनस वाई डाल दें, कुछ ऐसा फंक्शन डाल दें तो जिससे सॉल्व हो जाएगा, वॉट एवर। बट मीडियोकर सवाल था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, कैलकुलेटिव था। फिर से 8 9 3। आइए अगला पीएनसी का अच्छा सवाल, केसेस वाला सवाल है। आइडेंटिकल आइटम्स हैं ए, उसमें से जब सिलेक्ट करेंगे तो कितने आइडेंटिकल आइटम सिलेक्ट होते हैं? 5 में 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसलिए गुड अटेम्प्ट। क्यों? अच्छा कैलकुलेटिव भी है, कैलकुलेटिव भी है, ठीक है ना। हो सकता है कई लोग इसको डिफिकल्ट में भी डाल दें, बट मेरे हिसाब से एवरेज था, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था। वेक्टर का जो अगला सवाल आया, बड़ा अच्छा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्लीज़, मैंने इसको डिफिकल्ट में मार्क करा है, ये बहुत अच्छा सवाल था लर्निंग के लिए, लॉट्स ऑफ लर्निंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आपका गलत हुआ था तो अगर एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को ढंग से एनालाइज करना था, एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के समझना चाहिए था, तो वो एक सवाल था 100%, ठीक है। रेशो क्या चल रहा है? 8 10 4। अगला देखिए 23, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सो जनरली वी डू नॉट सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन जेई मेंस। ये फिर से जेई एडवांस है, तो मैं थोड़ा सा कहूंगा ये मेरे हिसाब से इररिलेवेंट था, इररिलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू, हर चीज विद रिस्पेक्ट टू होती है, विद रिस्पेक्ट टू जेई में ये थोड़ा उसके हिसाब से इररिलेवेंट था। बट पेपर में आया है तो घबराना नहीं है, नहीं आता है तो हम सीधा क्या करेंगे? डिफिकल्ट। तो देखा जाए हम 23rd क्वेश्चन पे और अभी भी 5 क्वेश्चन आर डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। अगला देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो अगर आपने ये एलिप्स बनाया था तो अगर ये थी तो टेंजेंट क्या होनी चाहिए थी? पैरेलल होनी चाहिए थी, और जो पॉइंट होगा वो यहाँ से कैसा होना चाहिए कि मैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर पाऊँ, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट चाहिए होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फिर से अगर मैं बोलूँ तो पैटर्न ओरिएंटेड है। ये आपने पैराबोला में बहुत पढ़ा होगा, तो जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं मैं उन्हें ये अलग से ही पढ़ाता हूँ कि भैया ये पैटर्न है, ये याद कर लो। तो बट जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप इसमें सोचें कि सर मैं एओडी में चला जाता हूँ, तो यार एओडी में चले तो जाओगे तो ये कैलकुलेटिव बन जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटिव बन जाएगा। और सोचो 24वें नंबर पे सवाल आ रहा है तो तब तक हो चुका है, तब नहीं होगा। तो इसलिए 8 10 6। लास्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा पैटर्न ओरिएंटेड सवाल, इनवर्स। इनवर्स की अगर मैं बात करूं, ये इनवर्स का ये वाला क्वेश्चन एडवांस लेवल का, एडवांस का बेसिक्स है,
ठीक है ना। बट यहाँ पर आके वो क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया, बट अदरवाइज नथिंग इज टू बी वरीड अबाउट। अगर आप ये छोड़ भी देते, इसको डिफिकल्ट भी मान लेते तो 7। सो अगर हम जज करें अपने पेपर को, कैसा पेपर गया, 8, 10, 7। सो अगर मैं नोटिस करता तो मेरे पास 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी प्लस मॉडरेट कैटेगरी में थे। तो अगर आप इन्हीं से अपना स्कोर एनालाइज करना चाहते तो आपका टारगेट होना चाहिए था, मैं क्या इन 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया। आप इस तरीके से सोचिए, आप हमेशा परेशान रहते हैं इस 7 फिगर पे। मैं कहता हूं इस 7 फिगर को भूल के आप कोशिश करें इस 18 पे कॉन्सेंट्रेट करें। इस 18 में से आपके कितने आए, इस 18 में से कितने नंबर बनते हैं, वो ही आपका स्कोर डिटरमिन कर देगा। अगर आप 18 में से 15 ठीक कर देते हैं तो यार 60 नंबर बन गए, खत्म। आप 97 परसेंटाइल के आसपास वैसे ही आ गए, 97 99 परसेंटाइल पे वैसे ही आ गए, काम खत्म। और क्या चाहिए आपको? आप क्यों इन 7 क्वेश्चंस की वजह से अपना दिमाग खराब कर रहे हैं बार बार? दैट्स द पर्सपेक्टिव, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आया इस पेपर में, कैसा रहा आपका ये पेपर। और एक जो मैंने आज काम बताया है कि मैथॉन्गो की ऐप को डाउनलोड करिए, सॉल्व करके देखिए, ऐप कैसा यूज है मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। As we say, success consists of going from one failure to another without loss of enthusiasm. एंथू खत्म नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहना है, काम करते रहना है, एनालाइज करते रहना है, नंबर बन जाएंगे एक दिन। ठीक है, गॉड ब्लेस, सी यू इन दी नेक्स्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस ऑफ मॉक एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट 12। गॉड ब्लेस एंड प्लीज डू डाउनलोड द मैथॉन्गो ऐप।